फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जाएंगे कि जो लाइट होता है उसका ड्यूल नेचर होता है और मैटर्स का भी ड्यूल नेचर होता है। समटाइम्स इट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एंड समटाइम्स इट बिहेव्स एज ए वेव। अगर मैं 19th सेंचुरी की बात करूं तो हमारा एक रिसेप्शन था कि जो लाइट है वो सिर्फ वेव की फॉर्म में चलती है और जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। मगर जैसे ही हम 20th सेंचुरी में एंटर करते हैं तो हमें एक अलग चीज जानने को मिलती है। वो चीज क्या थी कि जो लाइट होती है वो समटाइम्स बिहेव्स एज ए पार्टिकल और जो मैटर होता है वो बड़ी सारी वेव से बना होता है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीजें थी। वो हमें कैसे पता चला कि ये चीजें थी कि लाइट के कुछ फिनोमिनास थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कम्पटन इफेक्ट था और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी। जब हम इन पे वेव थ्योरी लगा रहे थे तो क्या होता है कि वेव थ्योरी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी हमारी थियोरी और जो उनके रिजल्ट्स आ रहे थे उनके कंक्लूजन मैच नहीं कर पा रहे थे। तो फिर सबसे पहले जो मैक्स प्लैंक्स था उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो लाइट को एक पार्टिकल नेचर माना। उसने माना कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जब उन्होंने ये चीज लगाई, उस पे पार्टिकल नेचर लगाया जब उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दी उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वैसे ही आइंस्टाइन जी आए हमारे, उन्होंने भी क्या किया कि वही पार्टिकल परसेप्शन लिया ऑफ लाइट, लगा दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल थ्योरी। चलो स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से इस चैप्टर को। उसका नाम है वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन को हम W नॉट और फाइव नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हमारे पास एक मेटल देते हैं, उस मेटल पे बड़े सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इस मेटल के सरफेस पे कहीं पे भी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कोशिश करेगा? इस मेटल सरफेस को छोड़ने की कोशिश करेगा। इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज मेटल सरफेस पे डेवलप हो जाएगा। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन फिर से क्या आ जाएगा? मेटल सरफेस पे आ जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को मैं मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं ताकि जिस मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required by an electron, the minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface, to just escape from the metal surface is called work function, is called वर्क फंक्शन। ठीक है, और वर्क फंक्शन जो उसका फॉर्मूला होता है W नॉट, वो होता है H म्यू नॉट होता है। जो H होता है हमारा वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वेयर H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो हमारे पास H की वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो म्यू नॉट होता है, ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं मिनिमम कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दूं ताकि ये इस मेटल सरफेस को छोड़ के चला जाए, विच इज इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन। नेक्स्ट चीज आती है द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बाहर निकल रहा है उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? वो द फिनोमिना ऑफ emission of an electron from the metal surface is called electron emission. और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है जो 4 टाइप्स का होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। वो डिपेंड करता है कि उस मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं। जैसे जी हमारे पास मेटल सरफेस था, ठीक है, और इधर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर मैं इनको एनर्जी दूं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इनको एनर्जी दूं और ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चले जाएं, तो उस इलेक्ट्रॉन एमिशन को हम बोलेंगे थर्माइनिक एमिशन। क्या बोलेंगे? थर्माइनिक एमिशन। सेकंड आता है कि अगर इन दी फॉर्म ऑफ लाइट दूं वो मैं एनर्जी, तो वो बन जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर मैं इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दूं वो एनर्जी, तो वो बन जाएगा कोल्ड कैथोड और फील्ड एमिशन। और अगर मैं इन दी फॉर्म सेकेंडरी एमिशन, अगर मैं बताता हूं क्या होती है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है कि अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेता हूं जिसको हाई स्पीड से इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता हूं, तो क्या करता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी इस वाले में ट्रांसफर कर देता है और ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं। इस तरह की एमिशन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमिशंस बोलते हैं। ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस। अभी नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल नॉलेज थी, जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते थे जब एक्सपेरिमेंटली, तो क्या हमें दिखता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब भी मेटल सरफेस पे पड़ेगी, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस पे पड़ेगी, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन अ लाइट of suitable frequency is incident on the metal surface, the electrons start emitting from the electrons start emitting from that surface. This effect is known as photoelectric effect. This effect is known as photoelectric effect. और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं
जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स थे, जहां से हमारे पास लाइट आई कोई एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, और जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का नाम होगा फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के चलेंगे किसी कंडक्टर में या किसी ट्यूब में, तो ये करंट बनाएंगे। दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और उस करंट को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चीज जो करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं, ठीक है, और उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम वैक्यूम ट्यूब लेते हैं जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया होगा, यहां पे एक विंडो रखेंगे और यहां पे क्लोज कर देते हैं इसको। ये क्या ले लेते हैं? कैथोड ले लेते हैं। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। ये होता है एनोड। ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं कि एक माइक्रो एमीटर लगाते हैं, तो माइक्रो करंट को मेजर कर लेगा। इसके साथ क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर लगाते हैं, ऐसे करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे क्या लगाते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं, इधर एक नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक बहुत बड़ी बैटरी, और एक की लगाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, इसको ऐसे, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या है हमारे पास? कैथोड। ये क्या आ गया आपके पास? एनोड आ गया। यहाँ पे क्या रखते हैं? एक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, ये आ गया। तो सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, विंडो से लाइट इस कैथोड पे पड़ रही है। कैथोड क्या है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना है ये कैथोड। ठीक है, तो ये एनोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव हो गया, कैथोड हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। इसकी मदद से हम एनोड के पोटेंशियल को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर। ये हमारे पास है की को मैं टैप कर देता हूं, जाके बैटरी। क्या देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके वेरियस पैरामीटर्स को चेंज करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आती हैं करंट्स या वोल्टेजेस में। तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखेंगे कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेंज करता हूं तो मेरी करंट में क्या इफेक्ट आता है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है कि मतलब कि अगर सोर्स की मैं ब्राइटनेस को बढ़ा दूं, इसकी मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दूं, तो यहां पे जो रेडिएशन होगी वो ज्यादा पड़ेगी फोटो तो सेंसिटिव प्लेट पे। जैसे इधर लाइट ज्यादा पड़ेगी तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे कैथोड से, और किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे? ये एनोड की ओर। जैसे मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि एमीटर मुझे करंट ज्यादा शो करता है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो कैसा कर सकता हूं? इधर लिखूंगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर लिखूंगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। ये आगे मेरे पास 0, और ये ग्राफ कैसा बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा। अगर मैं सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज करूं, अगर वो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा हुआ है मैंने इस चीज में, अगर मैं उन दोनों को भी चेंज करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो जो वेरिएशन आ रही है वो किसके कारण? तो जब भी आप एक चीज को चेंज करोगे बाकी सारे पैरामीटर्स को क्या रखोगे? कांस्टेंट रखोगे। अभी हम सेकंड चीज करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा? तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, बेसिकली एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल।
मैं क्या करता हूं कि एनोड पोटेंशियल को चेंज करता हूं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। पहले मैं थोड़ा सा एनोड पोटेंशियल को बढ़ाता हूं, देखता हूं हल्की सी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद फिर से नोड पोटेंशियल को बढ़ाता हूं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। मैं देखता हूं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंक्रीज नहीं होती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू को अटेन कर लेती है। द कांस्टेंट वैल्यू अटेन बाय द फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। उस करंट को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट बोलेंगे। तो फिर मैं क्या करता हूं कि एनोड पोटेंशियल को कम करता हूं। एनोड पोटेंशियल को जैसे कम करता हूं तो मैं देखता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होती जाती है। और जैसे जैसे मैं नोड पोटेंशियल को कम करते करते नोड पोटेंशियल जीरो पहुंच जाता है, इसका पोटेंशियल क्या कर देता हूं? जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाती है मगर जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रॉन तब भी कैथोड से एनोड की ओर क्या कर रहे होते हैं? फ्लो कर रहे होते हैं। फिर मैं क्या करता हूं कि एनोड पोटेंशियल को भी नेगेटिव देना स्टार्ट कर देता हूं। एनोड पोटेंशियल को भी क्या देना स्टार्ट कर देता हूं? नेगेटिव। इसको मैं कितनी वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल दूं ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाए, मतलब कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में वो क्या हो जाए? जीरो। दैट पोटेंशियल, दैट नेगेटिव पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को रोक दिया एनोड पे आने के लिए। उस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको ग्राफिकली। ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं बिटवीन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ऊपर पीईसी मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जहां पे जीरो जा गया मेरे पास एनोड पोटेंशियल। क्या गया मेरे पास? एनोड पोटेंशियल आ गया। तो मैं क्या देखता हूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। जब मैंने एनोड पोटेंशियल को थोड़ा सा बढ़ाया तो ये थी मेरे पास जो करंट थी। इस करंट को क्या बोलता हूं मैं? सैचुरेशन करंट। क्या बोलता हूं इस करंट को मैं? सैचुरेशन करंट बोलता हूं। मैं एनोड पोटेंशियल को जितना मर्जी बढ़ा लूं, जो करंट की वैल्यू है सर्किट में वो इंक्रीज नहीं होगी। दैट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। फिर मैं क्या करता हूं? एनोड पोटेंशियल को कम कर रहा हूं। एनोड पोटेंशियल को कम कर रहा हूं, करते करते जीरो पे आ गया। इस समय भी इसके पास कुछ करंट है। फिर मैं एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं। देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूं। और एक ऐसा पोटेंशियल आता है जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है? जीरो। उस पोटेंशियल को मैं क्या बोलता हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलता हूं उस पोटेंशियल को मैं? स्टॉपिंग। और इसको मैं कट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकता हूं, और कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज आ गया। तो इसी एक्सपेरिमेंट को मैं 2-3 बार और रिपीट करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? फॉर द डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को मैं चेंज नहीं कर रहा यहां पे, सिर्फ अब मैं इंटेंसिटी इस इधर से एक इंटेंसिटी चेंज करूंगा और उसको कांस्टेंट रख दूंगा। तो मैं देखता हूं कि ये ग्राफ जो ऐसा बनता है और ये ऐसा बनता है। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कम लेता हूं तो जो सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3। तो मुझे क्या पता चलता है कि जो सैचुरेशन करंट है इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या पता चलता है? सैचुरेशन करंट is directly proportional to intensity of light। और जो सेकंड चीज मुझे पता चलती है कि सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है, वो एक सिंगल पॉइंट आया है। मतलब कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, मतलब जो क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इज इंडिपेंडेंट। वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये चीज आ गया हमारे पास। ठीक है, इससे हमें ये दो कंक्लूजन मिल जाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता क्या होता था? नेगेटिव एनोड पोटेंशियल व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज जीरो। अब हम देखेंगे थर्ड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करता हूं और इंटेंसिटी को क्या रखता हूं? कांस्टेंट रखता हूं, तो फिर मुझे क्या वेरिएशंस मिलेंगी? तो इसको मैं रब कर रहा हूं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं इधर
तीन वेव्स यूज कर रहा हूं जिनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट सेम है बट हैविंग अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो मैं क्या देखता हूं, मुझे जो एक्सपेरिमेंटली ग्राफ जब मैं इसका ड्रॉ करता हूं तो कैसा मुझे ग्राफ इसका मिलता है वो देखिए। ये ऊपर आ गया तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, नीचे फिर से नोड पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि इंटेंसिटी मैंने इस केस में कांस्टेंट रखी है, तो इसका मतलब कि जो सैचुरेशन करंट है इस केस में क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। सैचुरेशन करंट मुझे क्या मिलती है, कांस्टेंट मिलती है सैचुरेशन करंट। और मैं क्या देखता हूं कि सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो अलग है, और जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उसका उतना ज्यादा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये μ3 μ2 और μ1। μ3 फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी μ2 से और ज्यादा थी μ1 से, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उसका उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इससे क्या पता चलता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। इसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अब इसको रब कर रहा हूं, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो। ये आपके तीन ग्राफ्स थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। अभी नेक्स्ट करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बाय एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। जब हम फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसे बनता है वो ग्राफ, ठीक है। ये क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाता है, ये कहीं पे यहाँ पे काट रहा होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मगर ये ग्राफ जीरो से नहीं स्टार्ट होता, ये कुछ आगे से ग्राफ स्टार्ट होता है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली पता चल रही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए मुझे एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये सेम ग्राफ, इधर का पोटेंशियल है तो इधर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और इधर v स्केयर भी हो सकता है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अगर उसके बीच का भी ग्राफ आ जाता है, मान लो कि द वेलोसिटी के स्केयर और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ होगा तब भी यही बनेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का होगा तब भी यही बनेगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का होगा तब भी यही ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब एक ना रिलेशन छोटा सा बता देता हूं, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या होता है। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, जहां पे चार्ज क्या करें इलेक्ट्रॉन, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी नॉट। तो वर्क डन क्या हो गया, ई वी नॉट हो गया, और जो वर्क डन क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए कितना हमें काम करना पड़ रहा है, दैट वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो के होता है वो किसके बराबर होता है, ईवी नॉट के बराबर होता है। ये हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली ये हमने देखा। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या जानने को मिला, हमें चार चीजें जानने को मिली जिनको हमने लॉज में कन्वर्ट किया, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो उन लॉज को हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या जो इसके कंक्लूजन्स क्या निकले एक्सपेरिमेंट के, उनसे हमने लॉज को बनाया। और जो फर्स्ट लॉ क्या था इसका, वो था कि जो सैचुरेशन करंट है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इसको बोलेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ठीक है, पहला लॉ क्या था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है and saturation current is directly proportional to the intensity of light, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। सेकंड लॉ क्या था, द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, is required for the photoelectric effect, the certain minimum frequency required for the photoelectric effect above is called threshold frequency, ठीक है। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर ही नहीं करेगा। तीसरा जो लॉ होगा, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी इंसिडेंट रेडिएशंस को, तो क्या होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to the frequency of incident radiation, or comma, and frequency of incident radiation, and is independent of intensity of incident radiation, ठीक है। ये हमारे पास आया थर्ड लॉ। जो चौथा था, सबसे छोटा, हमने क्या देखा, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ठीक है। और इसको कितना टाइम लगता है, 10 की पावर -9 सेकंड में ये प्रोसेस हो जाता है। हमारे पास क्या था कि ये हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, और उसके कंक्लूजन्स हमें ये मिले चार। जब हमने इसको समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है, अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती है, एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए, और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम प्रोवाइड करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द फ्रीक्वेंसी, नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, और जो ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। जब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए वेव थ्योरी लगाई, वेव परसेप्शन से देखना स्टार्ट हुए, तो वो वेव थ्योरी इसको मैच ही नहीं की, क्योंकि वेव थ्योरी ने कोई भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट डाला ही नहीं था। उसने बोला था कि कोई भी सुटेबल इंटेंसिटी की लाइट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा देगी। मगर जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई, इंटेंसिटी जितनी मर्जी आप डालो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने ये भी देखा कि तो अगर वेव थ्योरी लगाते हैं कि हमें लगता है कि ये जो प्रोसेस होता है इसको कुछ मिनट लग जाते हैं होने में, जब कुछ सेकंड्स लग जाते हैं होने में, क्योंकि एनर्जी को अकोमुलेट होने के लिए तो कुछ मिनट जब कुछ सेकंड्स लग जाते हैं। मगर जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये प्रोसेस -10⁻⁹ सेकंड्स में हो रहा है, तो वेव थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई इन लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए।
तो फिर आइंस्टाइन जी ने एक अपनी नई थ्योरी दी, उस थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने जो लॉस को कैसे एक्सप्लेन किया उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मैं रब कर रहा हूं। जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी, ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो देखते हैं। जिन लॉस को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उस थ्योरी के बेसिस पे। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन थ्योरी का जो फर्स्ट पास्टुलेट था वो क्या था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन, ये इंटरेक्शन होती है दो पार्टिकल की। एक होता है इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सरफेस, एक होता है फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इन दोनों की कोलिजन होती है, इन दोनों का एक इंटरेक्शन होता है। तो क्या बोलते हैं वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, is an interaction between two particle। जो इंट्रैक्शन है दो पार्टिकल के बीच की, one is a electron of metal surface, photoelectric effect लिखो, photoelectric effect, ठीक है। One is the electron of metal surface and other is a photon of incident radiation, photon of incident radiation, ठीक है। सेकेंड चीज क्या बोलते थे आइंस्टाइन जी, बोलते थे जो उस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, इसको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस विच इज इक्वल्स टू द वर्क फंक्शन। जो कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन था वो हमें किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इज रिक्वायर्ड बाय एन electron, by an electron to just escape from the metal surface, to just escape from the metal surface, ठीक है, which is equals to equals to the work function, equals to work function of metal surface, work function of metal surface, ठीक है। थर्ड वाला था कि सिर्फ एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये नहीं होगा कि दो तीन फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, दो तीन फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिर्फ इंटरेक्शन होगी, एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन की इंटरेक्शन होगी। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, only one photon interact with one electron, ठीक है। And the energy of photon is used up in two parts, and the energy of photon is used up into two parts। जो फोटोन की एनर्जी होगी दो पार्ट में यूटिलाइज होगी। पहली एनर्जी जो होगी, इसका ये पार्ट लिख रहा हूं, वो वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज होगी, ठीक है। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए थी हमें, और सेकंड जो होगी एनर्जी, वो जो सेकंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी है, जो बच गई एनर्जी, वो यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इससे एक इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं, E इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो इक्वल होगी वर्क फंक्शन प्लस द काइनेटिक एनर्जी।
जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है उसको एच म्यू लिख सकता हूं, जो वर्क फंक्शन है उसको मैं एच म्यू नॉट लिख सकता हूं, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसको के लिख दूं अभी के लिए। और मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसा भी लिख सकता हूं एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, और जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो गया एच म्यू माइनस म्यू नॉट। और अगर मैं चाहूं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी के को मैं ई वी नॉट भी लिख सकता हूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना। जी हमारे पास एक आइंस्टाइन की इक्वेशन आ गई, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट इसका पॉइंट था आइंस्टाइन जी का, वो क्या पॉइंट था? सिर्फ लेस देन, अभी ये पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूं मैं इधर, वेरी फ्यू फोटॉन्स हैव एनर्जी, जो लेस देन कितने थे? जो लेस देन 1% थे, वेरी फ्यू फोटॉन्स जो लेस देन 1% थे, हैव एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, हैव एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। सिर्फ बड़े कम ऐसे फोटोन थे जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा थी। ठीक है, ये आइंस्टाइन की थ्योरी थी। अब इस थ्योरी के बेसिस पे आइंस्टाइन जी ने कैसे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया, उनको हम देखते हैं। तो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, जो इसकी थ्योरी है। होप सो आपने उतार लिया होगा, जो उतार रहे होंगे। जो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? जो फर्स्ट लॉ था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो सैचुरेशन करंट होती है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। आइंस्टाइन ने बोला कि जो इंटेंसिटी होती है वो होती क्या है? हम सबको पता है कि इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के बराबर होती है। बेसिकली फोटॉन्स की जगह तुम एनर्जी भी लिख सकते हो, जो कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे इंसिडेंट हो रही है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। मान लो कि ये एक हमारा सरफेस था और आपने क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया। पहले जहां पे क्या आ रहे थे? 50 फोटॉन्स आ रहे थे, वो 50 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे, जिसके कारण एक करंट चल रही थी, जिसको फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे ही आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया, मतलब कि मान लो कि इधर अब 100 फोटॉन्स आ रहे हैं, उन्होंने 100 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, अब उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से क्या होंगे? अमिट होंगे और उतनी ही ज्यादा करंट चलाएंगे। तो आपको समझ लगी होगी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होने से नंबर ऑफ इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी बिटवीन फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, और उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगी। जिसने फर्स्ट लॉ को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया बाय यूजिंग हिज थ्योरी। सेकंड चीज क्या थी कि हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों चाहिए होती है फॉर द अकरेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी उसने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया इस इक्वेशन पे। तो जो K होता है वो होता है H प्लैंक्स कांस्टेंट म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू हो गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और म्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसने बोला अगर म्यू कम हुआ म्यू नॉट से तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में होगी, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो चीज इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल सरफेस से अमिट होंगे ही नहीं। थर्ड लॉ ये था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द फ्रीक्वेंसी एंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक्सप्लेन हो गया। और लास्ट वाला जो था वो था कि फोर्थ कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होता है। उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन और जो फोटॉन की कोलिजन होती है, इलेक्ट्रॉन और जो फोटॉन की क्या होती है? कोलिजन होती है, ये इलास्टिक कोलिजन है, इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो इंस्टेंटली क्या होता है कि इंस्टेंटली एनर्जी क्या हो जाती है? फोटॉन से इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन अमिट हो जाता फ्रॉम द मेटल सरफेस।
तो इस सारी एक्सप्लेनेशन के लिए जो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था 1905 में। होप सो आपको ये सब समझ आया होगा।